तो नमः शिवाय। ज्योतिष संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष दिव्यज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, हर व्यक्ति को अपने बारे में जानने की बड़ी लालसा होती है। लोग इच्छुक रहते हैं कि वर्तमान तो ठीक है, भविष्य कैसा होगा, ग्रहों का गोचर हमारे जीवन में कैसा फल देगा, शुभ देगा या अशुभ देगा। हमेशा मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हमारी प्रथम कुंडली जन्म कुंडली, लग्न कुंडली है कि जन्म से लेकर के अंतिम समय तक का पूरा जो विवरण है, जो फल है, जीवन में उतार चढ़ाव, संघर्ष, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यावसायिक, जो कुछ भी है, हम जन्म कुंडली से देखते हैं। उसी से ये निर्णय होता है कि हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, हमारे इष्ट देव कौन से हैं, हमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। बहुत सी विधियां हैं जिसको लोग अपने जीवन में धारण करके अपनी समस्याओं को कम करते हैं और जीवन को सुखमय मंगलमय बनाते हैं। जन्म कुंडली जो है हमारी स्थायी कुंडली है। जन्म से लेकर के अंतिम समय तक किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा चलती रहती है और इन ग्रहों का जो प्रभाव होता है जीवन में, वो स्थायी रूप से होता है। दूसरी कुंडली नवमांश कुंडली होती है और गोचर कुंडली। गोचर कुंडली जो होती है, 9 ग्रह चलायमान हैं, किसी न किसी राशि पर रहते हैं और एक के निश्चित समय में राशि परिवर्तन करते हैं, जिसमें 4 मुख्य ग्रह जो हैं, राहु, केतु, शनि और गुरु, ये लंबे समय तक एक राशि पर गोचर करते हैं और सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र ये महीने, 1.5 महीने तक एक राशि में रहते हैं और राशि परिवर्तन कर जाते हैं। पर अलग अलग लग्न में, अलग अलग राशियों में ये अपना अलग अलग प्रभाव देते हैं। आज मैं मीन राशि की बात करूंगा। गोचर कुंडली तो लगभग सबकी एक आएगी। जितने भी जातक मीन राशि के हैं, 65-66 करोड़ लोग मीन राशि में आएंगे। तो मीन चंद्र राशि पर आधारित जो मीन राशि है, इसमें इतने लोग आएंगे, पर सबकी कुंडली अलग अलग हो जाती है। आज यहां मैं किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूं और गोचर कुंडली के साथ साथ अष्टक वर्ग सारणी, इसमें विश्लेषण में क्या आता है और गोचर कुंडली में क्या आता है। अच्छा, गोचर कुंडली हो या जन्म कुंडली हो, उसमें जो ग्रह चलते हैं, हम इतनी जानकारी प्राप्त करते हैं कि यह ग्रह शुभ है या अशुभ, इस ग्रह की डिग्री क्या है, अंश बल से कितना मजबूत है, किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, शुभ दृष्टि या अशुभ दृष्टि, किसी ऐसे ग्रह के साथ योग तो नहीं बना हुआ है। तो जन्म कुंडली में, नवमांश कुंडली में हम ये इन बातों पर ध्यान देते हैं। पर अष्टक वर्ग सारणी जो होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता, किसी प्रकार का कोई योग नहीं होता। अब लग्न कुंडली में शनि चंद्रमा का साथ में बैठ जाए तो विष योग बन जाता है। सर्वाष्टक वर्ग सारणी में शनि चंद्रमा साथ में रहेंगे तो उस भाव के फल के अनुसार फल देंगे, न कि विष योग का। यह बड़ी अच्छी बात है।
सर्वाष्टक वर्ग को लेकर के बहुत कम बातें हुई हैं, बहुत से लोग इससे परिचित नहीं हैं, पर मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि सर्वाष्टक वर्ग की जो टेक्निक है, जो फल आदेश करने का तरीका है, उससे हमें सब कुछ पता चल जाता है कि जन्म से लेकर के 20 वर्ष की आयु तक, 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, 40 से लेकर 60 तक, 60 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक, 80 वर्ष से प्लस वृद्धावस्था, हमारे जीवन में पैसा कितना होगा नहीं होगा, माने हमारे जीवन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी बातें हैं, हम जन्म कुंडली से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो है सर्वाष्टक वर्ग से प्राप्त कर लेते हैं। अंतर यह है कि लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और गोचर कुंडली, इसमें 12 भाव होते हैं। 12 भावों में किसी न किसी भाव में ग्रह बैठे होते हैं। एक ग्रह भी हो सकते हैं, 2 ग्रह भी हो सकते हैं, 4 ग्रह भी हो सकते हैं। कोई भाव खाली रहेगा तो किसी भाव में ग्रह बैठे हैं। ये होता है, सभी कुंडली में ये होता है। और ग्रहों को जब हम देखते हैं कि किस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो उसके अंश बल को देखते हैं कि 0 से लेकर के 6 डिग्री तक 25%, 6 से लेकर 12 तक 50%, 12 से लेकर 18 तक 100%, 18 से लेकर के 24 तक 50% और 24 से लेकर के 30%, 25%, और शुरू में 1-2 डिग्री है, लास्ट में 29-30 डिग्री है। तो ये मृत अवस्था हो जाती है। किसी प्रकार का कोई कार्य करने में वो ग्रह जो है सक्षम नहीं रहता, न शुभ फल देने में, न अशुभ फल देने में। तो ग्रहों के बल को हम इस प्रकार से देखते हैं। और योग कारक और मारक 2 प्रकार के ग्रह होते हैं। अगर योग कारक ग्रहों की डिग्री कम है, अंश बल से कमज़ोर है वो ग्रह, तो हम उसके लिए रत्न धारण करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, छोटे छोटे उपाय करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये करते हैं कि उसकी डिग्री बढ़ जाए, अंश बल से वो ग्रह मजबूत हो जाए और अपनी महादशा अंतरदशा में हमें उसका अच्छा परिणाम प्राप्त होना चाहिए। इसी प्रकार से मारक ग्रह जो होते हैं, मारक ग्रह का तात्पर्य मेरा समस्या देने वाले ग्रह, परेशान करने वाले ग्रह, अगर वो अंश बल से कमज़ोर हैं, उनकी महादशा अंतरदशा चल रही है, तो वो पूर्ण रूप से अशुभ फल देने में असमर्थ रहेंगे। किंतु जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह भी कभी कभी अशुभ हो जाते हैं और अपनी महादशा अंतरदशा में वो शुभ फल नहीं दे पाते। इसी प्रकार से मारक ग्रह भी कभी कभी शुभ हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कुंडली में कि वो शुभ हो जाते हैं और अपनी महादशा अंतरदशा में मारक ग्रह होते हुए भी अच्छा परिणाम देते हैं। तो योग कारक या मारक ग्रहों की जो डिग्री है, अंश बल जो है, उसे देख करके और ग्रहों के बलाबल को जाना जा सकता है, उसके लिए कुछ किया जा सकता है। आज ये कुंडली में किसी व्यक्ति विशेष की है, उनके अनुरोध पर एक कुंडली का विश्लेषण मैं कर रहा हूं। गोचर कुंडली तो सबके लिए है, पर इनकी जो सर्वाष्टक वर्ग सारणी है वो क्या कहती है। तो इसका गोचर कुंडली, ये मीन राशि के जातक हैं। 1 महीना 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक ग्रहों का जो गोचर हो रहा है वो क्या परिणाम देंगे, इसका वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं। पर चूंकि इसी वीडियो के आधार पर इनका, जिनकी कुंडली है ये, उनका विश्लेषण अष्टक वर्ग सारणी से करना है। इनको क्या प्राप्त होगा,
पूरा 1 महीना कैसे रहेगा, समस्याएं आएंगी नहीं आएंगी, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यवसायिक, स्वास्थ्य, सब कुछ इससे पता चलेगा। इनका जन्म है 24 सितंबर 1980 का। समय है सुबह 6 बजे का। नाम गोपनीय है और जन्म स्थान गोपनीय है। अब इनकी कुंडली का हम विश्लेषण करते हैं और यह कुंडली बनाने के बाद मैं इनको समर्पित कर दूंगा, जिससे आने वाले समय में वो ये देख सके। पर इसका महत्व 1 माह ही रहेगा कि जब गोचर के बाद ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा तो फिर ये भाव भी बदल जाते हैं। तो जैसे जन्म कुंडली में ग्रह जो है एक निश्चित राशि और निश्चित स्थान पर बैठे रहते हैं, कि जन्म कुंडली में हम देखते हैं तो जो ग्रह जिस राशि पर बैठा है वो हमेशा वहीं रहेगा, वो आगे पीछे नहीं होता। इसी प्रकार से सर्वाष्टक वर्ग सारणी में ये जो अंक लिखे हुए हैं, देखिए 26, 26, 36, 35, 36, 29, 18, 18, ये अंक लिखे हुए हैं। इन्हें हम रेखाएं कहते हैं या बिंदु कहते हैं। पॉइंट्स भी कह सकते हैं, अंक भी कह सकते हैं, गिनती भी कह सकते हैं। तो ग्रहों की जगह में ये बिंदु लिखे होते हैं, रेखाएं होती हैं, पॉइंट्स होते हैं। इन बिंदुओं के भाव से हमें पता चलता है कि ये बिंदु कितना अंक दे रहा है, हमको कितना अच्छा परिणाम दे रहा है। इसकी बात मैं करूंगा इस कुंडली के बाद। तो आइए पहले हम देखते हैं चंद्र राशि पर आधारित मीन राशि की कुंडली 14 जनवरी 2026 से लेकर के 13 फरवरी 2026 तक 1 माह का गोचर, और 1 माह में इनको क्या क्या प्राप्त होगा ये भी देखेंगे। यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है ये भी देखेंगे, और यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है ये भी देखेंगे। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य जो है 14 जनवरी 2026 से लेकर 13 फरवरी 2026 तक मीन राशि के जातकों की गोचर कुंडली में एकादश भाव में गोचर करेंगे। सूर्य देव का गोचर जो है 3, 6, 10, 11 इन 4 भावों में अति शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। तो सूर्य का यहां जो गोचर हो रहा है मकर राशि में, और सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं, मकर संक्रांति विशेष त्योहार भी हो जाता है। 1 वर्ष में 1 बार सूर्य अपनी राशि इस राशि में आते हैं। तो मीन राशि के जो जातक हैं उन्हें धन की प्राप्ति होगी, अचानक धन मिल सकता है, स्वास्थ्य अच्छा होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पिता से अच्छे संबंध होंगे, सूर्य की कृपा सकारात्मक रहेगी, अच्छा रहेगा। 4 के 4 ग्रह इसी भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा, मंगल की हम बात करते हैं तो मंगल भी यहीं पर गोचर कर रहे हैं। 15 जनवरी 2026 से लेकर के 23 फरवरी 2026 तक मंगल का यहां 40-42 दिन का गोचर है। मंगल भी 3, 6 और 11 इन 3 भावों में विशेष फल प्रदान करते हैं। और मंगल यहां पर मकर राशि में जब आते हैं ये उच्च के हो जाते हैं मंगल। तो जब मंगल उच्च के हो जाते हैं तो और अच्छे परिणाम हो गए। तो मंगल क्या है? साहस है, पराक्रम है, शक्ति है, धन है। 11वां भाव जो होता है हमारा आय का भाव होता है, सोर्स ऑफ इनकम। हमारे आय के स्रोत कितने बनेंगे, स्रोत कैसा होगा। छोटी मोटी बीमारी भी यहां पर हो सकती है,
ब्लड प्रेशर से संबंधित, रक्त से संबंधित हो सकती है, पर मंगल देव यहां पर बड़ी कृपा करेंगे। जमीन से जुड़ा कार्य जो लोग करते हैं उन्हें अच्छा लाभ दिख रहा है। मंगल जमीन के कारक ग्रह हैं, प्रॉपर्टी के कारक ग्रह हैं, तो मंगल का गोचर भी यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पूरी कुंडली में मंगल ही एक ऐसे ग्रह हैं जो मीन राशि के जातकों को बहुत कुछ देने वाले हैं 23 फरवरी 2026 तक। अब मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 4, 7 और 8। तो मंगल की चौथी दृष्टि जो है धन भाव में पड़ रही है, द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव में मेष राशि है। और मेष राशि जो है मंगल देव की राशि है। तो मंगल देव एक तरफ बैंक बैलेंस भी बना रहे हैं, एक तरफ धन पैदा भी कर रहे हैं, स्रोत भी बढ़ा रहे हैं, और ये 40-42 दिन तक मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न उठता है कि मंगल हमको कितना फायदा देगा। इस बात को कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं। तो वो मंगल की डिग्री देखते हैं, बोले ये 8 डिग्री का है, मज़ा नहीं आएगा। 12 डिग्री का है, ठीक है, लगभग ठीक है। 15 का है, वाह वाह बहुत अच्छा है, पूर्ण बली है। लेकिन कोई भी ग्रह जब गोचर करता है या जन्म कुंडली में बैठता है तो किसी न किसी भाव में तो बैठता है, पर हर व्यक्ति को रहने के लिए एक घर तो चाहिए। अब घर कितना बली है, मजबूत है या कमजोर है, ये तो घर बताएगा। तो मंगल यहां पर धन भी दे रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं थोड़ी हो सकती हैं, वाणी में कटुता आ सकती है, क्रोध आ सकता है, थोड़ा संयम रखें। अब यहां पर हम बुध की बात करते हैं। 17 जनवरी 2026 से लेकर 17 जनवरी 2026 से लेकर के 14 फरवरी 2026 तक बुध का गोचर भी यही हो रहा है। बुध जो है बुद्धि के कारक, व्यापार के कारक, वाणी के कारक। तो बुध यहां पर बैठ करके सूर्य और मंगल के साथ अच्छा योग बना देंगे। सूर्य बुध के साथ बैठ करके बुधादित्य योग बना देंगे। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व राशि है, मित्र राशि है, ये भी अच्छा है। तो धनदायक ग्रह बुध भी हो गए। तो ये 3 ग्रह जो हैं मीन राशि के जातकों के लिए 23 फरवरी तक, 15 जनवरी से 14 जनवरी या 15 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी तक बहुत ही अच्छा समय है। अब कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, इसकी बात मैं अष्टक वर्ग सारणी से मैं बताऊंगा। तो ये महत्वपूर्ण है। ये शुक्र है। शुक्र का जो गोचर होता है 11वें भाव में वो उतना अच्छा नहीं होता। शुक्र जो है दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह है, धन का भी कारक ग्रह है। तो शुक्र यहां पर अच्छा परिणाम नहीं देगा। तो ये 4 ग्रह हो गए। अब शनि, गुरु की बात करते हैं। तो गुरु मीन राशि के जातकों की कुंडली में 4थे भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, वर्तमान में बकरी अवस्था में है। 11 मार्च तक ये बकरी अवस्था में रहेंगे और फिर मार्गी होंगे। तो गुरु की भी कृपा यहां पर मीन राशि के जातकों को प्राप्त हो रही है, क्योंकि मीन राशि और धनु राशि गुरु की ही राशि है। ये भी अच्छा योग है। अब शनि की बात करते हैं। तो शनि देव जो हैं लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा मानसिक तनाव, थोड़ा सा उलझन, थोड़ी सी समस्या। लेकिन 28 नवंबर 2025 तक शनि महाराज बकरी थे। 28 नवंबर
कहने का मतलब नवंबर लगभग समाप्त, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो 6 महीना है, तो शनि देव का जो अंश बल है वो कमजोर अवस्था में है। तो जन्म कुंडली के अनुसार और ग्रह बल के अनुसार तो यही कहेंगे कि ये शनि अभी कमजोर हैं, शुभ या अशुभ फल देने में असमर्थ हैं। बात सही भी है, विश्लेषण भी यही है। लेकिन यही ग्रह जब अष्टक वर्ग सारणी, सर्वाष्टक वर्ग सारणी में जाते हैं तो क्या होता है, इसकी बात मैं करूंगा। किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली है, लेकिन जानकारी सबके लिए है कि कौन से भाव में कितने बिंदु हमें प्राप्त हो रहे हैं और वो भाव हमको क्या देगा, अच्छा होगा या खराब होगा, ये सबकी बातें मैं करूंगा। बहुत अच्छा विषय है, रोचक वीडियो बन रहा है। मैं तो सिर्फ वीडियो के माध्यम से मैं आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखें, आगे पीछे करके ना देखें। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण इस तरीके से चाहते हैं तो दिए गए नंबर में आप संपर्क भी कर सकते हैं। आप कहेंगे कि इस वीडियो को मैं अपने YouTube चैनल में डाल दूं तो डाल दूंगा, नहीं कहेंगे तो मैं ये वीडियो बना करके आपके WhatsApp में दे दूंगा। बहुत अच्छा विषय है और बहुत अच्छी जानकारी है। और जहां तक मेरा मानना है कि ऐसा मिला करके विश्लेषण जो है शायद YouTube में मैं नहीं देखा हूं, हो सकता है आप देखे हों, पर इस वीडियो को आप जरूर देखें, समय निकाल करके जरूर देखें। तो शनि की मैं बात कर रहा था, तो शनि यहां पर अभी शांत है, कमजोर अवस्था में है, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब राहु की हम बात करते हैं। राहु द्वादश भाव में बैठे हैं। द्वादश भाव जो होता है हमारा खर्च का भाव होता है, व्यय का भाव होता है। पर मीन राशि के जातक जो विदेश में हैं या विदेश में नौकरी कर रहे हैं या विदेश में व्यवसाय कर रहे हैं या विदेश से आयात निर्यात का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए राहु जो बड़े अच्छे हैं कि राहु जो है विदेश के कारक ग्रह भी हैं। तो जो मीन राशि के जातक जन्म स्थान से हटकर कार्य कर रहे हैं उनके लिए अच्छा होगा। पर यहां पर राहु अशुभ फल भी देंगे। रोग में, बीमारी में खर्चा, कोर्ट कचहरी में खर्चा, किसी प्रकार का झंझट, तनाव। लेकिन ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी मैं आपको बताता हूं कि यहां पर गुरु बैठे हैं, तो गुरु की 9वीं दृष्टि जो है राहु के ऊपर पड़ रही है और राहु की 5वीं दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है। यस, गुरु की 5वीं दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है। तो गुरु की जो दृष्टि होती है ये अमृत तुल्य दृष्टि होती है। जहां गुरु की दृष्टि पड़ती है वो राशि, वो भाव गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। और राहु तो हमेशा जो है वो अनिष्टकारी ग्रह है, पापी ग्रह है, तो इसका पाप गुरु के सामने नहीं चलेगा। तो समस्याएं तो आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी, लेकिन कम आएंगी और समस्याओं का निदान भी होगा। ये 8 ग्रह हो गए। अंतिम ग्रह जो केतु है वो 6ठे भाव में बैठा है। ये 6ठा भाव है, सिंह राशि में है। तो केतु जो है 3, 6, 10, 11 इन 4 भावों में ये भी उत्तम फल देता है। तो 6ठा भाव जो होता है हमारा ये अशुभ भाव है। जन्म कुंडली में, नवमांश कुंडली में, चंद्र कुंडली में 6, 8, 12 ये 3 भाव जो होते हैं ये अशुभ होते हैं। अशुभ होने के बाद ये यहां पर अच्छा परिणाम देते हैं। ये 6ठा भाव है, रोग शत्रु कर्जा का भाव है।
नौकरी का भाव है। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के हम अष्टक वर्ग सारणी में चेक करेंगे, देखेंगे कि हमको क्या मिल रहा है। तो यहां पर रोग शत्रु कर्जा से राहत मिलेगी या कम होगा। नौकरी करने वाले जो हमारे युवा साथी हैं, जो कंपटीशन कर रहे थे, परीक्षाएं दे रहे थे, उनके लिए भी अच्छा है। तो ये 9 के 9 ग्रहों की बात मैंने आपसे की, चंद्र राशि पर आधारित मीन राशि। अब ये जिनकी कुंडली है उनकी मीन राशि है, और इनकी कुंडली जो जन्म कुंडली जो है, तो गुरु इनके जो स्वामी हैं, मीन राशि के स्वामी गुरु जो हैं, वो 6ठे भाव में बैठे हैं। जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं। तो जब 6, 8, 12 में लग्न बैठ जाता है, लग्नेश बैठ जाता है, तो ये लग्न दोष कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में लग्नेश को बलि करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि लग्न ही पूरी कुंडली का, लग्नेश ही पूरी कुंडली का स्वामी होता है। शायद ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। अब आइए मित्रों, चलते हैं सर्वाष्टक वर्ग सारणी में। अब बीच बीच में हम इसका सहारा लेंगे और इसकी बात करते हैं। अब ये सर्वाष्टक वर्ग सारणी है क्या? पहले तो जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें ये पता होना चाहिए कि सर्वाष्टक वर्ग सारणी है क्या। एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में आप सर्च करेंगे तो जन्म कुंडली के साथ साथ 16 कुंडली निर्माण होता है। उसमें ये कुंडली सर्वाष्टक वर्ग सारणी भी निकल आएगी। और जैसे इसमें अंक लिखे हैं, देखिए 35, 26, 18, 18, वैसे आपकी कुंडली में भी वो अंक लिखा होगा। ये कोई नई चीज नहीं है, न मैं कोई नई चीज ला करके आपसे बातें कर रहा हूं। हमें फल आदेश करने के लिए कई प्रकार की टेक्निक प्राप्त होती है, पर मुझे जो इस टेक्निक से जो मुझे विश्वास हुआ है, हजारों कुंडली देखने के पश्चात 95-98% बातें इसमें से निकल करके आती हैं, वो सच होती हैं। ये सर्वाष्टक वर्ग सारणी है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मैं बताया कि यहाँ पर भाव में कोई ना कोई ग्रह बैठा होगा, तो यहाँ पर भाव में कोई ना कोई अंक लिखी होगी। यहाँ ग्रह नहीं है। अब किसी भी ग्रह को बैठने के लिए कोई ना कोई स्थान तो चाहिए, कोई ना कोई घर चाहिए, कोई ना कोई भाव चाहिए। प्रश्न वही है कि जैसे हम चौथे भाव से मकान, वाहन, जमीन इसका अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी चौथे भाव में हम इन्हीं बातों का अध्ययन करेंगे। ये भी मीन लग्न की कुंडली है, ये भी मीन लग्न की कुंडली है। इसमें हमको ये पता चलता है कि जैसे चौथा भाव है, तो इस भाव का जो फल है हमें कितना प्राप्त होगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, यहां पर गुरु का गोचर हो रहा है मिथुन राशि चौथे भाव में, तो यहां भी मिथुन राशि है लेकिन गुरु नहीं है। यहां 35 बिंदु पॉइंट्स है। अब इससे संबंधित हमको कितना परसेंटेज लाभ होगा, तो पहले समझते हैं। इसी प्रकार से हर भाव को आप समझ सकते हैं। अब समझते हैं कि सर्वाष्टक वर्ग सारणी है क्या। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि 7 ग्रह ये हो गए, और लग्न को मिला करके 8 हो गए। 8 को मिला करके अष्टक वर्ग सारणी या सर्वाष्टक वर्ग सारणी का चार्ट बन जाता है। सर्वाष्टक वर्ग सारणी में प्रत्येक भाव में बिंदु दर्ज होते हैं। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि ये बिंदु आ कहां से गए। तो हर ग्रह के पास एक बिंदु होता है, और वो ग्रह और लग्न मिला करके ये 8 एक दूसरे राशि को, एक दूसरे भाव ग्रह को बिंदु प्रदान करते हैं, रेखाएं प्रदान करते हैं। और वही रेखाएं सब 8 में से जो जितना अंक दिए
बिंदु दिए, वो जोड़ करके ये बिंदु यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं तो सर्वाष्टक बन जाता है ये। और एक ग्रह को हमको अगर देखना है तो एक ग्रह में 8 बिंदु होते हैं, तो 8 बिंदु में 4 बिंदु सामान्य हो जाता है, 4 से कम हो तो समस्याएं आती हैं, 4 से ऊपर हो तो शुभता बढ़ जाती है, अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भाव जो है, अब ये बिंदु यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे 35 लिखा हुआ है, ये चौथा भाव है, यहाँ पर गुरु का गोचर हो रहा है, इसमें लिखा नहीं है गुरु का गोचर। गुरु का गोचर आपकी कुंडली में है, चंद्र राशि की जो कुंडली है उसमें गोचर हो रहा है, लेकिन इसके भाव को और इसको एक ही मानिए आप। तो यहां 35 बिंदु लिखा हुआ है, 1 से लेकर के 24 तक। 24 के नीचे हम जितनी गिनती डाउन करते जाएंगे, जितना कम होगा हमारे जीवन में उतनी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। अब यहाँ पर 35 है, इनकी कुंडली में, इस बेटी की कुंडली में 35 बिंदु हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है। अगर यहीं पर 24 से कम होता, 22, 23, 18 कुछ भी होता तो समस्याएं आती, न ठीक से घर मिलता, न ठीक से वाहन मिलता, न सुख सुविधाएं मिलती, समस्याएं आती। पर यहाँ 35 है तो 24 से 28 बिंदु तक जो है वो सामान्य अवस्था हो जाती है। जैसे कहते हैं कि हम सामान्य परिवार से हैं, सामान्य स्थितियां हैं हमारी, तो छोटा सा घर भी होगा, छोटा सा वाहन भी होगा, कुछ पैसे भी होंगे। पर 28 से ऊपर अगर बिंदु निकल जाता है तो जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती है, इच्छा अनुसार जमीन भी होती है, मकान भी होता है, वाहन भी होता है, भौतिकता जीवन होता है। हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं, जो हम अपने जीवन के लिए, अपने सुख के लिए करना चाहते हैं, ये सब कुछ 35 बिंदु देगा, क्योंकि ये भाव के बल को दिखाता है। ये भाव का बल बली हो गया, मजबूत हो गया। तो गुरु का जब गोचर यहाँ पर हो रहा है तो गुरु का गोचर यहाँ पर सब कुछ देगा। इसी प्रकार महादशा अंतरदशा का जो ग्रह चलता है उसको भी हम इसी तरीके से देख सकते हैं। तो ये स्थिति हो गई। अब आइए यहाँ पर एक ग्रहों का मैं बताया हूँ। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले लग्न को ले लेता हूँ। लग्न जो होता है, लग्न का स्वामी होता है। अब ये जिनकी कुंडली है, जो विश्लेषण मैं करने जा रहा हूं, ये व्यक्ति विशेष के ऊपर लागू होता है। हाँ, हो सकता है इससे मिलती जुलती सर्वाष्टक और सारणी की कुंडली और किसी के पास हो सकता है, पर यहां पर इनका व्यक्तिगत हो गया ये। तो यहां पर 26 बिंदु मिल रहे हैं, जो कम है। 24 से 28 सामान्य होना चाहिए। 24 से अगर कम होता तो मानसिक तनाव बनता, टेंशन होता, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। पर 24 और 28 के बीच में है, 26 है, तो ये सामान्य स्थिति हो गई। तो ये किसी भी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली नहीं है। ठीक है, जो है अच्छा है, सामान्य रूप से बात आई और गई, बहुत ज़्यादा टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सामान्य स्थितियां, थोड़ा कभी पैर में दर्द, खांसी आना, कभी फीवर हो जाना, कभी अपने आप में मानसिक तनाव बन जाना, लेकिन वो 10-20 मिनट 25 मिनट के लिए। विचार अच्छे हैं। इसमें पॉइंट्स होना जरूरी है। 26 बिंदु है, इसमें जितना ज़्यादा पॉइंट्स होता, 32, 35, 40 जो भी पॉइंट्स होता, उतने अच्छा है, आदमी उतना स्ट्रांग रहता है। तो ये तो हो गई प्रथम भाव की बात। अब हम यहाँ पर
नवम भाव को ले लेते हैं। नवम भाव जो होता है हमारा भाग्य भाव होता है, ये धर्म का भाव है, पिता का भाव है, विदेश का भाव है। ये इस भाव में 27 पॉइंट्स मिल रहे हैं। देखिए वही चीज़ें आ रही यहाँ पर भी 24 से 28 के बीच में। अब हमने कहा ये धर्म का भाव है, तो धर्म पर इनकी आस्था तो है, विश्वास तो है, लेकिन 24 से 28 के बीच में है तो ये सामान्य स्थिति हो गई। बहुत दिखावा नहीं करना है, ईश्वर को मानना है, ईश्वर के प्रति विश्वास रखना है। धर्म के क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है दान पुण्य करना है, पर दिखावा नहीं करना है। विदेश यात्रा होगी, विदेश में काम धाम चलेगा। ये 24 से 28 बिंदु की मैं बात कर रहा हूं। यहीं पर 28 से अगर ऊपर हो जाता 30, 32, 35, 40 तो ये भाव जागृत हो जाता। यहां पर पिता से संबंध भी सामान्य है, होना चाहिए। 28 से 30 से ऊपर हो जाता तो ये भाव जागृत हो जाता, और ये भाग्य का भाव है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने भाग्य के बल पर सब कुछ प्राप्त कर सकता है, समय समय पर उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसमें भी बिंदु होना ज़्यादा जरूरी है। अब इसके बाद हम आते हैं कर्म क्षेत्र में। धनु राशि, यहाँ 28 बिंदु है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम करेगा। जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं अच्छा काम चलेगा, मन संतुष्ट रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। और आगे भी मैं बता रहा हूँ, मन प्रसन्न रहेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी, लोग मिलेंगे तो बड़े प्रेम से मिलेंगे। ये भी जब मिलेंगे किसी से तो बड़े प्रेम से, सम्मान से मिलेंगी। बोलचाल की भाषा, शब्दों का चयन, बहुत कुछ ये भाव बताता है और उच्च पद को दिखाता है कि कहीं छोटे काम के रूप में उन्हें काम नहीं करना पड़ेगा। एक लेवल होगा, एक स्तर होगा कार्य का, कार्य क्षेत्र में एक स्तर होगा जो सम्मानित होगा, सम्मानजनक होगा। तो ये 28 बिंदु ये दिखाता है। यहाँ पर भी ज़्यादा होना चाहिए तो कम है, लेकिन भाग्य भाव में 27 है, इसमें 28 है। चलिए ये भी एक हम मान लेते हैं सामान्य स्थिति है। अब महत्वपूर्ण बात, पैसा किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। पैसा नहीं है कुछ भी नहीं है। पैसा खुदा तो नहीं है पर खुदा से कम भी नहीं है। लक्ष्मी की पूजा तो पूरा संसार करता है। हम जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, काहे के लिए करते हैं? पैसे के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये जो काम कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये आय का भाव है। देखिए, मैं इस बेटी से बाद में पूछूंगा कि मेरा विश्लेषण आप बताइए कितने प्रतिशत सही है या गलत। 100% मैं भी गारंटी नहीं लेता। अगर मैं 10 बातें कर रहा हूं तो हो सकता है 2 बातें 3 बातें गलत हो जाए, लेकिन 95% बातें सही होती हैं, 98% बातें सही होती हैं। तो यहाँ पर जो कर्म क्षेत्र है ये अच्छा है, और इनकी जो आय हो रही है वो जितनी मेहनत करती हैं उससे ज़्यादा आय हो रही है। ये बड़ा ही अच्छा महत्वपूर्ण बात है। तो 36 बिंदु है यहाँ पर। तो 36 बिंदु का मतलब हो गया कि पैसा तो आ रहा है। काम थोड़ा सा करेंगे पैसा आ गया, फिर थोड़ा सा काम करेंगे फिर पैसा आ गया, पैसा इकट्ठा होगा यहाँ पर। अच्छा, महत्वपूर्ण बात ये जो है इच्छा पूर्ति का भी भाव है। तो यहाँ पर सर्दी खांसी फीवर भी आएगा, पर अगर इनकी इच्छा हुई कि मुझे 15 लाख की गाड़ी खरीदनी है तो ये जाएंगी 15 लाख की गाड़ी की जगह 18 लाख की गाड़ी लेके आएगी। खर्चे में कमी नहीं होगी, इच्छा की पूर्ति इच्छा से ज्यादा होगी।
ये 11वां भाव है। 12वां भाव जो होता है ये व्यय का भाव होता है। यहां पर 22 बिंदु है, अच्छा है, 24 23 से भी कम है। तो यहां पर जो खर्च होगा, यहां पर राहु का गोचर हो रहा है, यहां पर देखिए सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र इनका गोचर हो रहा है। अब ये चारों ग्रह मिल करके मीन राशि के जो जातक हैं उनको धन से, समाज से, मान प्रतिष्ठा से, स्वास्थ्य से लबालब कर देंगे। ये 1 महीने का जो गोचर है। अब ये व्यय का भाव है तो व्यय भी नहीं होगा, जो 6, 8, 12 3 भावों में बिंदु कम होना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ भाव है, इसलिए कम होना चाहिए। तो यहां पर व्यय का भाव है तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि हम धन कमाएं, मंथली आय हमारी हो और खर्च हो जाए, कोई नहीं चाहता। तो यहां पर व्यय भी कम हो रहा है। अब व्यय के साथ साथ धन भाव को देखिए, तो धन भाव में मेष राशि है। कुंडली के हिसाब से मंगल देव की 4थी दृष्टि पड़ रही है, पर यहां तो मंगल देव नहीं है, यहां पर ये भाव का बल प्रदर्शित कर रहा है। तो अब आय भाव से ज्यादा कम जो है 26 बिंदु है, तो ये सामान्य स्थिति को दिखाता। पैसा तो होगा, पैसा निश्चित होगा, मासिक आय, वार्षिक आय जो भी है अच्छा होगा, पर बैलेंस भी होगा, क्योंकि 26 और 22 खर्च कम हो रहा है, इसका मतलब बचेगा, तो धन एकत्रित भी हो रहा है। अब तीसरा भाव जो होता है ये परिश्रम का भाव होता है। तो ये बिंदु जहां जितने बढ़ते हैं उस भाव के फल को बढ़ा देते हैं। अब 36 बिंदु का मतलब तो ये हो गया, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष करने के बाद ये यहां मेहनत करती हैं, कर्म क्षेत्रीय है, तो इनकी आय भी देखिए, जितनी मेहनत उतनी आय। यहां पर आराम भी मिल रहा है, आय भी हो रही है, धन भी मिल रहा है। इसकी बात मैं कर चुका हूं। अब ये भाव जो है पंचम भाव, ये बड़ा जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। सबसे पहले तो ये इष्ट देव का भाव है। तो मीन राशि के जो जातक हैं, तो मीन राशि के जातक इष्ट देव चंद्रदेव हुए, तो चंद्रदेव के मंत्र की 1 माला कम से कम प्रतिदिन करना चाहिए आजीवन। और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना, भगवान भोलेनाथ का मंत्र जाप इत्यादि इत्यादि जो भी संभव हो, जितने सक्षम हो, जो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये इष्ट देव का भाव है, और फिर ये भाव आता है विद्या बुद्धि संतान का। अब देखिए यहां पर 36 बिंदु हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये बेटी जिनकी कुंडली है इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन बिंदु के हिसाब से क्वालिफिकेशन में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, एकदम अपडेट, पूरी पढ़ाई, जितना एजुकेशन की जरूरत थी इन्होंने किया होगा, अच्छे से किया होगा। बुद्धि और संतान, तो बुद्धि यहां पर बहुत तीव्र है, बहुत तेज गति से दिमाग चलने वाला है। संतान के प्रति से भी सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि 28-24 के अंदर अगर होता तो संतान सुख में बाधा उत्पन्न हो जाती, पर यहां 36 बिंदु है, तो इसका मतलब होने वाली जो संतान है, जो बड़ी हो रही है, वो हमेशा साथ देंगे, उनका सुख प्राप्त होगा। दूसरा है ये प्रश्न जो है, 5वां भाव जो है, ये बड़े पर्दे के कलाकार, टीवी कलाकार, शेयर मार्केट, लॉटरी, गीतकार, संगीतकार, लेखक, प्रेम संबंध, इसका भाव है। तो ऐसे जिनकी कुंडली सर्वाष्टक वर्ग में 36 बिंदु मिल रहा है, ये महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। 36 बिंदु जो है महत्वपूर्ण हो गया। तो इस भाव से संबंधित जो भी कार्य करेंगे, जैसे यहां पर हम शेयर मार्केट का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ होगा, कोई दो मत नहीं है। संतान के पक्ष से लाभ होगा, शिक्षा के पक्ष से लाभ होगा, कलाकारों को लाभ होगा, प्रेम संबंध
का विषय जो आता है, तो ये प्रेम संबंध यहाँ 36 बिंदु है, पर सामने वाले की जन्म कुंडली में कितने बिंदु हैं, अगर लगभग लगभग है तो अच्छी बात है, और ऐसी स्थिति में कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब यहाँ छठा भाव जो है, यहाँ 29 बिंदु है, 28 से थोड़ी ज़्यादा है, ये रोग शत्रु कर्जा का है। तो ये रोग शत्रु कर्जा थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित, सीने में दर्द, पीठ में दर्द, आँख से समस्या, कान से संबंधित, बालों का झड़ना, ये छोटी छोटी समस्या हो सकती है, क्योंकि बिंदु यहाँ पर बढ़ गया। और यहीं पर बिंदु अगर 22-23 होता तो ये समस्याएं नहीं आती। अब यहाँ पर देखिए, एक महत्वपूर्ण विषय है दाम्पत्य जीवन। तो यहाँ पर लग्न में, अब जिनकी कुंडली है उनके लग्न में 26 बिंदु हैं, और जो उनके साथी हैं वहाँ पर 18 बिंदु है। ये भाव कभी कभी ये दो कुंडली को देख करके कुछ कहा जा सकता है, पर ऐसी स्थिति अगर बनती है तो खींचतान हो जाती है, थोड़ा सा ठीक नहीं रहता। पर पति और पत्नी दोनों की जब कुंडली देखी जाए तो सेम जब आता है तो जीवन सुखमय मंगलमय हो जाता है, दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाता है। ये अष्टम भाव है, यहाँ 18 बिंदु है। ये भी दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं, परेशानी हैं, ये अष्टम भाव है, आयु मृत्यु का भाव है। हमारे जीवन में जो भी समस्या आती है, 8वां भाव है। तो यहाँ 18 बिंदु हैं, तो इनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि इनके जीवन में समस्याएं आएंगी, स्वाभाविक है, जीवन है तो समस्याएं हैं, लेकिन ऐसे चुटकियों में साफ होंगे, बहुत गहरी समस्या इनके जीवन में नहीं आएगी। ये इस प्रकार से पूरे भाव को हम देखते हैं। अब जैसे गुरु को यहाँ पर रख करके देख लीजिए, चौथे भाव में बुध शुक्र सूर्य मंगल को एकादश भाव में यहाँ 36 बिंदु मिल रहा है, तो अति उत्तम हो गया। शनि को यहाँ देख लेते हैं 26, तो ये सामान्य हो गया। ये बहुत बड़ा विषय है, लोग परेशान रहते हैं, शनि 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 शनि। तो यहाँ 26 बिंदु हो गया, तो 24 और 28 के बीच में तो शनि महाराज न तो नुकसान करेंगे ना फायदा देंगे, सामान्य स्थिति है, धीरे धीरे निकल जाएगा। यहीं पर अगर 28 से ज़्यादा होता तो अच्छा परिणाम देते, शुभ फल देते, और 24-22 से कम होता तो अति समस्या पर उत्पन्न हो जाती। तो ये स्थिति है। राहु का इसी प्रकार से देखते हो, राहु को 22 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि उसमें भी ज़्यादा पॉइंट्स अगर मिलता तो राहु बली हो जाता। तो शायद आप समझ गए होंगे कि ग्रह बल और भाव बल, जब ग्रह किसी भाव पर बैठता है और दोनों आपस में आते हैं तो उस ग्रह को भाव का बल मिल जाता है, और भाव का बल मिलने के कारण उस भाव से संबंधित जो फल हैं, वो भाव शुभ है या अशुभ, उस भाव से संबंधित जो फल है वो फलीभूत हो जाते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है, और हमें उसी प्रकार से सुख का दुख का अनुभव होता है। और इसमें इस पूरी कुंडली में हम ये जान सकते हैं, एक एक बात जान सकते हैं कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा खराब ग्रह कौन सा है, उसकी शांति कर लेनी चाहिए। 20 साल की उम्र तक, 40 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र तक, 80 साल की उम्र तक हमारा जीवन कैसा होगा, हमारे जीवन में पैसा कितना होगा, लोगों का सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, पति की चलेगी पत्नी की चलेगी, संतान कैसी होगी, शिक्षा कैसी होगी, बैंक बैलेंस कितना होगा, बहुत सी चीज़ें हैं, 50 प्रश्न होते हैं। इसी प्रकार से आप लोग भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, बहुत अच्छी टेक्निक है ये। और मेरा तो ये मानना है, हर आदमी जो भी ज्योतिष पर विश्वास रखता है वो किसी न किसी एक बिंदु पर जा कर के रुकना चाहता है, पर उसे ये पता नहीं चल पाता कि कौन सा ग्रह कब हमारी राशि पर किस भाव में आएगा, वो हमें कैसे परिणाम देगा। कि महीने के महीने जो गोचर होते रहते हैं, वो भाव बदलते रहते हैं, कभी अच्छा कभी खराब, तो सभी ग्रहों को आप अनुकूल कर सकते हैं। उनसे संबंधित
रत्न धारण कर सकते हैं, मंत्रों का जाप करके, अनुष्ठान करके, ये सब कुछ करके आप अपनी उन्नति स्वयं कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है। बस आपको सिर्फ पता ये चल जाए कि किस ग्रह के कारण हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं। जैसे कुछ लोग कह दिए कि तुम राहु के चलते ऐसा हो रहा है, तो कुछ कह दिए शनि के चलते ऐसा हो रहा है, तो कुछ कहते हैं मंगल के चलते ऐसा हो रहा है। इन सब बातों पर आप ना पढ़िए। आप एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में खुद सर्च करके और मेरे बताए अनुसार आप अपनी सारणी देखिए, और सारणी में कितने बिंदु आ रहे हैं, जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है या गोचर में चल रहा है, उसको वहाँ काल्पनिक रूप से उसको वहाँ रख करके बिंदु चेक करिए। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह हमें संकट दे रहा है। विश्वास है मित्रों, ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनों की या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मैसेज कर दीजिए, और जैसे ही आपका नंबर आता है मैं स्वयं आपसे बातें करूँगा। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार का विश्लेषण करने में 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो जब समय आपके पास हो तभी आप बात करिएगा। और विश्लेषण अच्छा लगा हो, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए, ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए। मित्रों, ये ज्ञान की बातें हैं। उल्टे सीधे वीडियो लोग देखते हैं, अपनी मानसिकता को खराब करते हैं, अपनी नींद भी खराब करते हैं, उसे लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। पर हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो हमेशा से रही, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, आपके अंदर भी यही भावना होनी चाहिए। और आपके माध्यम से अगर ये वीडियो किसी और के पास जाता है, इस वीडियो के ज्ञान से उसके जीवन में खुशियाँ आती हैं, तो पहला श्रेय तो आपको प्राप्त होगा। छोटे छोटे से ये जो शुभ कर्म है, इसे करते रहना चाहिए। और यही छोटे छोटे से शुभ कर्म जो हैं, हमारे जीवन की बड़ी सी बड़ी बाधाओं को काट देते हैं। कमेंट्स में जय गुरुदेव जरूर लिखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः शिवाय। वाह।